हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो पहला क्वेश्चन इज, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत को जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारी जो वायुमंडल है उसमें कितने मंडल होते हैं, कितने परत होती हैं, तो ये जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है, क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल। क्या आता है? क्षोभ मंडल आता है, यानी कि ट्रेपोस्फीयर, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर एंड लास्ट होता है एक्जोस्फीयर। तो इसे हम लिख देंगे। फर्स्ट इज हिंदी में क्षोभ मंडल, ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। सेकेंड इज समताप मंडल। थर्ड इज मध्य मंडल, ठीक है, जिसको मीजोस्फीयर कह रहे थे हम। फिर होता है आपका ताप मंडल। फिर होता है आपका बहिर्मंडल। क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। तो जो आपका क्षोभ मंडल है उसकी जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर हो जाती है समुद्र तल से। कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। और जो समताप मंडल है उसकी 50 किलोमीटर हो जाती है, एंड मध्य मंडल की 85, और जो आपका ताप मंडल है उसकी 600 किलोमीटर हो जाती है। और ये बहिर्मंडल तो आपका पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ओजोन परत है वो इन मंडलों में से, जो हमने ये मंडल बताए हैं आपको, इनमें से जो ये परतें बताई हैं वायुमंडल की, इनमें से किस वाली परत में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत आपकी कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो मैं आपको किलोमीटर में डिस्टेंस उसकी किलोमीटर में बता देती हूँ। उसी हिसाब से आप गैस कर लोगे कि कौन सी परत में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 to 50 किलोमीटर के बीच में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत आपकी कहाँ पाई जा रही है? पहला क्वेश्चन ये बना है कि और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, डिस्टेंस के हिसाब से पूछा है। कभी कभी ऑप्शन में डाल देगा, कभी कभी क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि बहिर्मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल में से कौन सी मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। तो आंसर इज हो जाएगा क्या? समताप मंडल। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में और डीप से जानेंगे। तो जो क्षोभ मंडल होता है, यहाँ पे जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश, बादल बनना, ये सारी चीज़ें आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल जो होता है वहाँ पे क्या होता है, बादल वगैरह नहीं होते हैं, ये एकदम साफ दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे जब बादल वगैरह नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या चलते हैं, हमारे जेट प्लेन और एरोप्लेन, ये सब हमारे समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं। फिर बात करते हैं मीजोस्फीयर की, यानी कि मध्य मंडल में। ये बहुत ही ठंडा, ये जो मध्य मंडल है ये बहुत ही ठंडा होता है। इसका टेम्परेचर कितना? -90 डिग्री का कितना होता है? जो मीजोस्फीयर है यहाँ का जो टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -90 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 130 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और यहाँ पे जो उल्का पिंड होते हैं वो उल्का पिंड यहीं पे आके आपके बर्न होते हैं, यानी कि जलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में विशाल स्नानागार पाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का हो जाता है, और हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में विशाल स्नानागार पाया गया है। तो आंसर इज मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में आपका ये जो स्नानागार है ये पाया गया है। अब मोहनजोदाड़ो के बारे में हम और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मोहनजोदाड़ो है इसकी खोज कब हुई थी, इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1922 में हुई थी। किसने करवाई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो RD बनर्जी ने करवाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इन्हें आप स्किप नहीं करेंगे, नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई 1922 में, या खोज 1922 में किसने कराई थी? तो वो RD बनर्जी ने करवाई थी। ये जो मोहनजोदाड़ो है कहाँ पर है? तो ये पंजाब था, पंजाब है ना उस टाइम पर, पाकिस्तान का जो एरिया था पंजाब का, लरकारा जिले में सिंधु नदी तट पर ये स्थित है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो।
मोहनजोदाड़ो को जो सिंधी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि मोहनजोदाड़ो को सिंधी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मोहनजोदाड़ो है तो मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार मिला है, इसके अलावा भी और चीज़ें मिली होंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही पूछे कि ये स्थल कहाँ से मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन और क्या चीज़ें मिली हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो मोहनजोदाड़ो से आपको स्नानागार मिला है, ये आपने क्वेश्चन में देख लिया। यहाँ से ही एक कांस्य की, किसकी, कांस्य की नर्तकी मिली है। पशुपति की मोहर मिली है, ठीक है। क्या मिली है, पशुपति की मोहर मिलती है यहाँ से। और एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली है, जो किसकी बनी है, इंपॉर्टेंट है, ये सैल घड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, सैल घड़ी की बनी हुई है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या मिलता है मोहनजोदाड़ो से, विशाल स्नानागार, कांच की मूर्ति, पशुपति की मोहर और क्या कहते हैं, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिलती है, जो कि सैल घड़ी की बनी हुई है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कालीबंगा, ठीक है। तो जो कालीबंगा है, इसकी जो खुदाई है ये 1953 में करवाई थी। किसने करवाई थी, घोष ने, ठीक है। किसने करवाई थी, घोष ने करवाई थी। और ये कहाँ पर है कालीबंगा, तो ये आपका राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे है। अब ये बताइए घग्गर नदी किसका नाम दिया गया राजस्थान में, आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे, ठीक है। तो जो कालीबंगा है, इसकी जो खोज हुई थी वो 1953 में हुई थी। किसने की थी, घोष ने। ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। अब यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, उनको ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे आपको अग्नि कुंड मिलता है। क्या मिलता है, अग्नि कुंड मिलता है। ऊँट की हड्डी मिलती है यहाँ से। ऊँट की हड्डी आप तो समझ सकते हो, गैस भी लगा सकते हो कि ऊँट कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। तो ऊँट की हड्डी मिलेगी। और आपको लकड़ी का हल मिलता है यहाँ से। क्या मिलता है, लकड़ी का बना हुआ हल मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोथल की। किसकी बात करते हैं, लोथल की, ठीक है। वही चीज़ है, लोथल की जो खोज है वो 1953 में, खुदाई 1953 में किसने करवाई थी, SR राव ने करवाई थी। SR राव ने करवाई थी। और ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है, तो ये गुजरात में जो कैम्बे की खाड़ी है उसके पास भोगवा नदी के तट पर है। किसके, भोगवा नदी के तट पर स्थल है आपका लोथल। और लोथल में आपके डॉकयार्ड पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मानव निर्मित क्या है, बंदरगाह है। किसका, मानव निर्मित। अगर क्वेश्चन बन जाता है मानव निर्मित बंदरगाह कहाँ पाया गया है, तो वो आपका लोथल में पाया जाता है। यहाँ से आपका क्या मिला है, चावल की भूसी मिली है, ठीक है, दाना नहीं, चावल की भूसी मिली है। अग्निकुंड यहाँ से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है अग्निकुंड। और कहाँ से, आपका लोथल से भी मिला है। क्वेश्चन बन जाएगा कि अग्निकुंड कहाँ से मिला है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल कालीबंगा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक आंसर क्या सही हो जाएगा, लोथल और कालीबंगा दोनों में आपका क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। और क्या मिला है, एक शतरंज के साँच, जो शतरंज हम लोग खेलते हैं ना, उसके भी साँच आपके लोथल से ही पाए गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा की, ठीक है। हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो वही हड़प्पा की खुदाई 1921 में 1921 में दयाराम साहिनी ने करवाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट डाउन करना। दयाराम साहिनी ने करवाई थी। ये कहाँ है, ये भी आपका पंजाब पाकिस्तान का जो इलाका है, वहाँ रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रावी नदी तट पर। नदी पूछ लेता है किस नदी तट पर स्थित है ये स्थल, ठीक है। तो रावी नदी तट पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ से मिला क्या है, तो यहाँ से भी यहाँ पे अन्न भंडार मिला है। क्या है, मिला है, अन्न भंडार मिला है। और कहाँ से मिला था, अभी मैंने पढ़ाया है। तो आपका मोहनजोदाड़ो से और हड़प्पा से अन्न भंडार पाए जाते हैं। यहाँ से बैलगाड़ी भी मिली है, ठीक है। यहाँ पे बैलगाड़ी का साँच मिला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और भी हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन वन है CO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो CO2 है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन 2 सही है। बट किसी जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस नहीं पता है तो उन्हें कन्फ्यूज़न होगा कि CO2 गैस हमारी ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो सबसे पहली गैस कौन सी हो जाती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, क्योंकि CO2 हमारी ग्रीन हाउस गैस है और इसमें कहा गया है नहीं है। ठीक है, और फिर आपकी कौन सी हो जाती है? फिर आपकी मीथेन हो जाती है। ठीक है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है। N2O इसका फॉर्मूला है। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी आपकी कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। फिर सॉरी, मीथेन का एक मिनट मैं फिर से लिखती हूँ, एक मिनट गाइस, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिखती हूँ अगले पेज पे, वहाँ पे अच्छे से चीज़ें बन जाएंगी। तो ग्रीन हाउस गैस क्या पढ़ रहे हैं हम? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अभी हमारी पेन टैब नहीं आ पाया है जिसकी वजह से साफ नहीं दिख रहा है, पर सुनने पर फोकस रखिए आप। तो CO2 हमारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। फिर CH4, क्या? CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, क्या? मीथेन हमारी ग्रीन हाउस गैस है। फिर N2O, ये भी ये एक नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फिर आपकी ओजोन O3, ओजोन भी क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जो अभी हमने पढ़ी थी। फिर आता है आपका कौन सा? H2O। ठीक है, H2O जल वाष्प। क्या आता है? जल वाष्प। ये भी ग्रीन हाउस में आता है। ठीक है, फिर आपका हो जाए फ्लोरीनेटेड। क्या है? फ्लोरीनेटेड। ये भी ग्रीन हाउस गैस में, फ्लोरीनेटेड ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है। अब इसे हम ट्रिक से कैसे याद करें? इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, इसे हम ट्रिक बताएंगे बहुत अच्छी, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक इज मीना फ्लो, ध्यान से सुनना, मीना फ्लो में कार्बन और जल पी गई। ठीक है, मीना फ्लो में कार्बन और जल पी गई। अब मी से क्या होता है? आपका मीथेन हो जाता है। मी से मीथेन हो जाता है। ना से नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है फ्लो में, यानी कि फ्लोरीनेट हो जाता है। ये इसका कुछ मतलब नहीं होता, इंग्लिश में लिख दिया। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, और ओ से ओजोन, जल से जल वाष्प। ठीक है, तो ये चीज़ें याद हो गई होंगी। ट्रिक है मीना फ्लो में कार्बन और जल पी गई। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी CO2 गैस है। क्या है? CO2 गैस है। यही हमारी एक मेन ग्रीन हाउस गैस है। अगर कोई पूछता है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो क्या है, UNF, क्या है? एक संस्था है UNFCC, इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। UNFCC, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। किसके लिए? ये जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वार्मिंग जैसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इसके लिए 1922 में UNFCC की स्थापना हुई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हुई थी कि हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनको कम करने की कोशिश करेंगे। जो क्या होता है कि हमारे फैक्ट्री वगैरह चलती हैं, उत्पाद बनते हैं, इनसे हमारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। और इस जो ये संस्था बनी थी, जो ये संगठन बना था, इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे स्टार्टिंग में? तो 156 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हेडक्वार्टर बॉन में है। कहाँ पे है? बॉन में है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मीना फ्लो में कार्बन डाइऑक्साइड पी गई। तो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें आपके दोनों ही सही हो जाते हैं। ठीक है, जो गोदावरी की इसका जो आंसर है वो दोनों ही सही हो जाते हैं। ठीक है, दोनों, यानी कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और कावेरी नदी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। तो सबसे पहले जानेंगे जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये इसका उद्गम हुआ है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से हुआ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, उद्गम भी पूछ सकता है कहाँ से हुआ, तो कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। लंबाई आपको देख रहे हो 805 किलोमीटर हो जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ, हाँ, ये बहती कहाँ कहाँ हैं, तो ये आपकी बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कहाँ बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर ये बहती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एक तो आपकी हेमावती है, ठीक है, क्या है, हेमावती है। दूसरी आपकी काबिनी है, ठीक है, काबिनी है। तीसरी आपकी अर्कावती है, क्या है, अर्कावती। और नोयल, ठीक है, एक नोयल है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब पढ़ते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी के बारे में वही सेम चीज़ें, इनका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से, जो महाराष्ट्र में नासिक है, आप सबको पता होगा, नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से हुआ है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से हुआ है। इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो इसकी जो बाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी पूर्णा, ध्यान से सुनना, प्राणहिता, इंपॉर्टेंट है इसकी नदियाँ, प्राणहिता, इंद्रावती और ये इंद्रावती। ठीक है, यही है पूर्णा, प्राणहिता और इंद्रावती। ये आपकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी हैं। और दाईं ओर से कौन कौन सी नदी हैं, तो प्रवरा, मंजीरा और मनेर, ये आपकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हो जाती हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो आपकी 9वीं अनुसूची है इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, आप बताएंगे। तो जो 9वीं अनुसूची है इसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कितने संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम। जो हमारा मूल संविधान है उसमें हमारी केवल 8 शेड्यूल के बारे में बात किया गया। कितने, 8 शेड्यूल थे। फिर उसके बाद हमारे कौन कौन से शेड्यूल ऐड हुए, तो 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। क्वेश्चन बनता है इनसे तो अच्छे से बता दे रही हूँ। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, ये आपकी अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। जो 9वीं अनुसूची है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि पहले संविधान संशोधन 1951 में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में ऐड किया गया था। जो 10th शेड्यूल है आपका वो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 को ऐड किया गया था आपकी 10वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची ये इजी है क्योंकि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में और 12वीं आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जोड़ी गई थी। दोनों एक ही ईयर में हुए थे यानी कि 1992 में। ठीक है, तो पहली अनुसूची 1951 में, 10th अनुसूची यानी कि 10वीं अनुसूची वो आपकी ऐड हुई थी 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 को। और जो आपकी 11th है 11th और 12th है ये 73 और 74, इनका ईयर एक ही है। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और आपको तो पता होगा पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में अनुसूची में क्या है। तो आपको जो अनुसूचियाँ हैं इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। अगर नहीं याद होती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
जो मीनाक्षी मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है? मंदिरों से भी क्वेश्चन आता है, तो इसका अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पाया जाता है तो स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मदुरई में वैगई नदी तट पर है। कौन सी? अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मीनाक्षी मंदिर किस नदी तट पर स्थित है, तो वो आपका वैगई नदी तट है। ठीक है, वैगई नदी के तट पर स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर को और क्या कहा जाता है? तो मीनाक्षी मंदिर का एक नाम और है, वो है मीनाक्षी सुंदरेश्वर। क्या है? मीनाक्षी सुंदरेश्वर। ठीक है, तो जो मीनाक्षी का मतलब होता है वो पार्वती माँ से होता है, और जो सुंदरेश्वर का मतलब होता है वो शिव जी से लिया गया है। ठीक है, यानी कि मीनाक्षी को पार्वती को माना जाता है और सुंदरेश्वर को शिव भगवान माना जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो मंदिर है ये किसने बनवाया था? जो मीनाक्षी मंदिर है किस राजा द्वारा बनवाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका बनवाया था कुलशेख पांड्य ने। किसने? कुलशेख पांड्य राजा ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से राजा थे? पांड्य राजा थे, पांड्य। ठीक है, तो कुलशेख पांड्य राजा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब जानेंगे तमिलनाडु में और भी मंदिर होंगे, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तमिलनाडु में एक तो मीनाक्षी मंदिर हो गया, एक आपका बृहदेश्वर मंदिर हो गया। कौन सा मंदिर हो गया? बृहदेश्वर मंदिर हो गया। ठीक है, एक आपका रामनाथ स्वामी मंदिर हो गया, रामनाथ स्वामी मंदिर हो गया। एक कपालेश्वर मंदिर हो गया। कौन सा? कपालेश्वर। ठीक है, कपालेश्वर मंदिर हो गया। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं। तो आपका नीरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है। कौन सा? नीरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, और एक कौन सा? कनक दुर्गा मंदिर है। और मल्लिकार्जुन क्या है आपकी? मल्लिकार्जुन क्या है? वो जो हमारे मल्लिकार्जुन किस में आते हैं? ज्योतिर्लिंग में। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी हमारा आंध्र प्रदेश में है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाता है? केरल में कौन कौन से मंदिर हैं? ठीक है, केरल में और कर्नाटक में, दोनों के जान लेंगे एक साथ। तो केरल में आपका है सबरीमाला मंदिर। और दूसरा है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, सबरीमाला मंदिर और पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कर्नाटक में मूकाम्बिका मंदिर है, मूकाम्बिका। ठीक है, मूकाम्बिका मंदिर है। और उडुपी श्री कृष्ण मंदिर है। कौन सा? उडुपी। ठीक है, श्री कृष्ण मंदिर। देखो वहाँ के ऐसे ही नाम होते हैं, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, इसे लर्न ही करना पड़ेगा मंदिरों के बारे में, तो आप इसे लर्न कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, लिएंडर पेस ने किस वर्ष में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? यानी कि ब्रॉन्ज कब जीता था? एक लिएंडर पेस थे, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। कब जीता था? तो 1969 में जीता था। कब जीता था? 1996 में जीता था। ठीक है, लिएंडर पेस जो थे वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो आपके टेनिस से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? टेनिस से संबंधित थे। और इन्होंने जो डेविस कप होता है, डेविस कप में सर्वाधिक डबल्स लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। जो सर्वाधिक डबल्स लगाए जाते हैं डेविस कप में, उनका रिकॉर्ड है इस चीज़ में। ठीक है, और इन्होंने 8 पुरुष युगल, कितने? 8 आपके पुरुष युगल और 10 आपके मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 10 मिश्रित युगल, 8 पुरुष युगल और 10 मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इन्हें जो खिताब मिले हैं वो कब कब कौन कौन से खिताब मिले हैं, तो ये इसके बारे में भी हम जान लेंगे। ठीक है, यहीं पर बता देती हूँ। तो 1996 और 97 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था इन्हें। मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था, जो कि क्या होता है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड क्या है? खेल जगत का सर्वोच्च खेल
खेल अवार्ड है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 1990 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि लिएंडर पेस को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, तो 1990 मिला था। और 2001 में इन्हें पद्मश्री, ठीक है, 2001 में पद्मश्री और 2014 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इन्होंने 7 ओलंपिक कंपटीशन करने वाले फर्स्ट भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी माने जाते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो 7 हमारे ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें ये कॉम्पिटिट करने वाले, क्या करने वाले, कॉम्पिटिट करने वाले फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर, और इसके साथ साथ क्या, और फर्स्ट ही टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले किसी भी देश में ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए कि फर्स्ट इंडियन ओलंपिक में 7 बार कॉम्पिटिट करने वाले खिलाड़ी, तो भी आपके यही हो जाते हैं, और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी पूछे तो भी आपके यही हो जाते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी लिएंडर पेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोयले का दहन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। जो कोयला है उसका दहन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कोयले का दहन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, आंसर इज संयोजन अभिक्रिया द्वारा। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, कोई तत्व है कोई यौगिक है, उन्हें मिलकर नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे संयोजिता अभिक्रिया कहते हैं। मान लो एक यौगिक X है और एक यौगिक Y है, तो ये दोनों मिलकर XY यौगिक बनाते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, संयोजिता अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कैसी आपको क्लास लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। और जो भी चीज़ें आपको इसमें ऐड ऑन करवानी है उसके लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कमेंट आपके देख के आपकी चीज़ें जो हैं सफिशिएंट है वो मैं प्रोवाइड करा सकूँगी। और एक बात और कहना चाहूँगी, इस क्लास को कंटिन्यू रखिए, आपको इससे ज़्यादा कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आएंगी यहीं से आपकी आ जाएंगी और आप एक अच्छा स्कोर GK GS के पोर्शन में कर पाएंगे, चाहे वो आपकी 20 मार्क्स का हो, चाहे 10 मार्क्स का हो, या 40 या 30 का, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।